हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज करेक्ट। बॉडी सेंटर्ड का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो बॉडी सेंटर्ड का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद फेस सेंटर्ड का 12 होता है, ये भी इनकरेक्ट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 10 तो नहीं होता है। उसके बाद डायमंड का होता है 8, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 रिपीटेबल आइडेंटिटी ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये हम लोग पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसको अगर हम रिपीट करते जाएंगे 3D में तो हमारा क्रिस्टल बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ब्रेविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ 14 स्पेस लैटिस। देखो ब्रेविस लैटिस दो तरह के हैं, मीन्स एक 2D में करते हैं, एक 3D में। 2D में होते हैं 5 और 3D में होते हैं 14। अगर आपको नहीं मेंशन कि ये 2D की बात कर रहे हैं या फिर 3D की, तो हम 3D का केस लेके चलेंगे, तो आंसर हो जाएगा 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम ड्राइव कर चुके हैं कहाँ पे, एटॉमिक वाली सीरीज़ में। वहाँ पे बोहर मॉडल जितने भी मैंने किया हुआ है एटॉमिक का पोर्शन, आप लोग वो चेक कर सकते हो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी ने एटॉमिक फिजिक्स करनी है मेरिटोरियस मास्टर कैडर या फिर लेक्चर कैडर के लिए, तो मेरी सीरीज़ पड़ी है, CMP की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, एटॉमिक की भी है, वो आप चेक कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 द करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर टू दी EM वेव। अब पहली चीज़ जो करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होती है परफेक्ट कंडक्टर के लिए कितनी होती है, परफेक्ट कंडक्टर के लिए होती है 0, और EM वेव के लिए कितनी होती है 120 ओम, 120 पाई ओम। तो ये लोग हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो याद करने वाला क्या है कि करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ अ परफेक्ट कंडक्टर की होती है 0 और EM वेव की कितनी होती है, EM वेव की होती है 120 पाई ओम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि कंडक्टर की 0 हो जाती है तो 0 बाय आप 120 पाई करोगे तो 0 ही रहेगा। तो ऐसे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर्स द एम्पलीट्यूड varies with the time। ऑप्शन है अनडैम्ड ऑसिलेटर, ऑप्शन बी है डैम्ड ऑसिलेटर, उसके बाद ऑप्शन सी है फोर्स ऑसिलेटर, उसके बाद डी है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट दी अब इसके ऑप्शंस हैं साइज ऑफ द ऑडिटोरियम,
ऑप्शन सी है नेचर ऑफ द वॉल्स, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, और ऑप्शन डी है एरिया ऑफ द वॉल। क्वेश्चन नंबर 23, द amplitude of which of the following variable tends to zero both at very low and very high frequencies। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी है वेलोसिटी, और ऑप्शन डी है ड्राइविंग फोर्स। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर्स द एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम। अनडैम्प्ड का तो जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, किसका एम्पलीट्यूड वेरी करता है टाइम के साथ, डैम्प्ड ऑसिलेटर का। ये हम वेव्स एंड वाइब्रेशंस वाले चैप्टर में कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट दी टाइम। अब देखो जो ये है, इसके अगर आप ऑप्शंस देखोगे, साइज ऑफ द ऑडिटोरियम, नेचर ऑफ वॉल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एरिया ऑफ द वॉल्स, ये एक डायरेक्ट मीन्स रिजल्ट है, इसका ऑप्शन आ जाता है बी। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेयर क्वेश्चंस है जो मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो पहले नहीं आया है। ठीक है, ये 2020 में ही रिपीट हुआ है, अब 21 में 22 में ये वाला रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, 22 में तो अभी पेपर होना बाकी है। उसके बाद क्वेश्चन 23 है, द एम्पलीट्यूड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल टेंड्स टू जीरो बोथ एट वेरी लो एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। उन्होंने बोला है कौन सा वेरिएबल है कि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे देखोगे या फिर हाई फ्रीक्वेंसी पे देखोगे उसकी वैल्यू ज़ीरो रहती है, वो रहती है वेलोसिटी की। अब ये कैसे, ये आप लोगों को मैं इसका रिलेशन बता दूंगी। ठीक है, मीन्स कि इसका फॉर्मूला बता दूंगी कि आपको क्या होता है। ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी वैल्यू कैसे ज़ीरो रहती है। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता चल जाए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पे दोनों की वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर आप ओमेगा को ज़ीरो करोगे या ओमेगा को इन्फानाइट करोगे, जो वी है वो किसको अप्रोच करता है, ज़ीरो को। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।